दोस्तों, सादत हसन मंटो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनके अफसाने दुनिया भर में मशहूर हैं और बड़े शौक़ से पढ़े जाते हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म से ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें हम उनकी एक किताब मंटो के 100 बेहतरीन अफसाने से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और हम उनके अफसाने आपकी दिलचस्पी के लिए आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज हम उनका जो अफसाना लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, वो है टेटवाल का कुत्ता। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना टेटवाल का कुत्ता। कई दिन से तरफ़ैन अपने अपने मोर्चे पर जमे हुए थे। दिन में इधर और उधर से 10-12 फायर हो जाते, जिनकी आवाज़ के साथ कोई इंसानी चीख बुलंद नहीं होती थी। मौसम खुशगवार था, हवा खुदरो फूलों की महक में बसी हुई थी। पहाड़ियों की ऊंचाइयों और ढलवानों पर जंग से बेखबर कुदरत अपने मुकर्ररा अशकाल में मसरूफ़ थी। परिंदे उसी तरह चहचहाते थे, फूल उसी तरह खिल रहे थे और शहद की सुस्त रो मक्खियाँ उसी पुराने ढंग से उन पर ऊँग ऊँग कर रस चूसती थी। जब पहाड़ियों में किसी फायर की आवाज़ गूंजती तो चहचहाते हुए परिंदे चौंक कर उड़ने लगते, जैसे किसी का हाथ साज के गलत तार से जा टकराया है और उनकी समात को सदमा पहुंचाने का मूजब हुआ हो। सितंबर का अंजाम अक्टूबर के आगाज से बड़ी गुलाबी अंदाज में बगलगीर हो रहा था। ऐसा लगता था कि मौसम सरमा और गर्मा में सुलह सफाई हो रही है। नीले नीले आसमान पर धुलकी हुई रुई ऐसे पतले पतले और हल्के हल्के बादल यूं तैरते थे जैसे अपने सफ़ेद बजरों में तफरीह कर रहे। पहाड़ी मोर्चों में दोनों तरफ के सिपाही कई दिन से बड़ी कोफ्त महसूस कर रहे थे कि कोई फैसला कुन बात क्यों वकूफ़ नहीं होती। उकता कर उनका जी चाहता था कि मौका बेमौका एक दूसरे को शेर सुनाए, कोई न सुने तो ऐसे ही गुनगुनाते रहें। पथरीली ज़मीन पर ऊंधे या सीधे लेटे रहते थे और जब हुक्म मिलता था 1-2 फायर कर देते थे। दोनों के मोर्चे बड़ी महफूज जगह थे। गोलियां पूरी रफ्तार से आती थीं और पत्थरों की ढाल के साथ टकरा कर वहीं चित हो जाती थी। दोनों पहाड़ियां जिन पर ये मोर्चे थे करीब करीब एक कद की थी। दरमियान में छोटी सी सब्ज पोश वादी थी, जिसके सीने पर एक नाला मोटे सांप की तरह लौटता रहता था। हवाई जहाज़ों का कोई खतरा नहीं था। तोपें उनके पास थी न उनके पास, इसलिए दोनों तरफ बेखौफ खतर आग जलाई जाती थी। उनसे धुएं उठते और हवाओं में घुल मिल जाते। रात को चूंकि बिल्कुल खामोशी होती थी, इसलिए कभी कभी दोनों मोर्चों के सिपाहियों को एक दूसरे के किसी बात पर लगाए हुए कहके सुनाई दे जाते थे। कभी कोई लहर में आके गाने लगता तो उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे को जगा देती। एक के पीछे एक सदाएबाज गश्त गूंजती तो ऐसा लगता कि पहाड़ियां आमोख्ता दोहरा रही हैं। चाय का दौर खत्म हो चुका था। पत्थरों के चूल्हे में चीड़ के हल्के फुल्के कोयले करीब करीब सर्द हो चुके थे। आसमान साफ था, मौसम में खुनकी थी, हवा में फूलों की महक नहीं थी, जैसे रात को उन्होंने अपने अतरदान बंद कर लिए थे। अलबत्ता चीड़ के पसीने यानी बरूज की बू थी, मगर ये भी कुछ ऐसी नागवार नहीं थी। सब कंबल ओढ़े सो रहे थे, मगर कुछ इस तरह कि हल्के से इशारे पर उठकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकते थे। जमादार हरनाम सिंह खुद पहरे पर था। उसकी रास्कोप घड़ी में 2 बजे थे तो उसने गंडा सिंह को जगाया और पहरे पर मुतय्यन कर दिया। उसका जी चाहता था कि सो जाए, पर जब लेटा तो आंखों से नींद को इतना दूर पाया जितने के आसमान के सितारे थे। जमादार हरनाम सिंह चित लेटा उनकी तरफ देखता रहा और गुनगुनाने लगा, जुत्ती लैनिया सितारियां वाली वे हरनाम सिंगा हो यारा, पावे तेरी मई विक जाए। और हरनाम सिंह को आसमान पर हर तरफ सितारों वाले जूते बिखरते नजर आए जो झिलमिल कर रहे थे। जुत्ती लैदों सितारियां वाली ने हरनाम कोरे
होना रे भावें मेरी मई बिक जाए। ये गाकर वो मुस्कुराया। फिर ये सोचकर कि नींद नहीं आएगी, उसने उठकर सबको जगाया। नार के जिक्र ने उसके दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। वो चाहता था कि वाट पटांग गुफ्तगू हो जिससे उस बोली की हरनाम कौरी कैफियत पैदा हो जाए। चुनाचे बातें शुरू हुई मगर उखड़ी उखड़ी रहीं। बंता सिंह जो उन सब में कम उम्र और खुश आवाज था, एक तरफ हटकर बैठ गया। बाकी अपनी बज़ाहिर पुरलुत्फ बातें करते और जमाइयाँ लेते रहे। थोड़ी देर के बाद बंता सिंह ने एकदम अपनी पुरसोज आवाज में हीर गाना शुरू कर दिया। हीर आखिया जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनाउंदा ई। ऐसा कोई न मिलिया मैं ढूंढ थकी, जेड़ा गया नू मोड़ लियाउंदा ई। एक बाज तो कांग ने कूंज खोई, वेखां चुप है के कर लाउंदा ई। दुखां वालियां नू गल्लां सुख दियां नी, किस्से जोड़ जहान सुनाउंदा ई। फिर थोड़े वक्फे के बाद उसने हीर की इन बातों का जवाब रांझे की ज़बान में गाया। जेड़े बाज तो कांग ने कूंज खोई, सब्र शुक्र कर बाज फना होया। एवें हाल है उस फकीर दानी, धन माल गया ते तबाह होया। करें सिदक ते कम मालूम होवे, तेरा रब रसूल गवाह होया। दुनिया छड़ उदासियां पहन लईयां, सैयद वारसों हुन वारिस शाह होया। बंता सिंह ने जिस तरह एकदम गाना शुरू किया था, इसी तरह वो एकदम खामोश हो गया। ऐसा मालूम होता था कि खाकस्तरी पहाड़ियों ने भी उदासियां पहन ली हैं। जमादार हरनाम सिंह ने थोड़ी देर के बाद किसी गैरमाई चीज को मोटी सी गाली दी और लेट गया। दफातन रात के आखिरी पहर की उस उदास फिजा में कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंजी। सब चौंक पड़े। आवाज करीब से आई थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने बैठकर कहा, ये कहां से आ गया भौंकू। कुत्ता फिर भौंका। अब उसकी आवाज और भी नजदीक से आई थी। चंद लम्हात के बाद दूर झाड़ियों में आहट हुई। बंता सिंह उठा और उनकी तरफ बढ़ा। जब वापस आया तो उसके साथ एक आवारा कुत्ता था जिसकी दुम हिल रही थी। वो मुस्कुराया। जमादार साहब मैं हुक्मजाद इधर बोला तो कहने लगा, मैं हूं चपड़ झंझन। सब हंसने लगे। जमादार हरनाम सिंह ने कुत्ते को पुकारा, इधर आ चपड़ झंझन। कुत्ता दुम हिलाता हरनाम सिंह के पास चला गया और ये समझकर शायद कोई खाने की चीज फेंकी गई है, जमीन के पत्थर सूंघने लगा। जमादार हरनाम सिंह ने थैला खोलकर एक बिस्कुट निकाला और उसकी तरफ फेंका। कुत्ते ने उसे सूंघ कर मुंह खोला, लेकिन हरनाम सिंह ने लपक कर उसे उठा लिया। ठहर, कहीं पाकिस्तानी तो नहीं? सब हंसने लगे। सरदार बंता सिंह ने आगे बढ़कर कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा और जमादार हरनाम सिंह से कहा, नहीं जमादार साहब, चपड़ झंझन हिंदुस्तानी है। जमादार हरनाम सिंह हंसा और कुत्ते से मुखातिब हुआ, निशानी दिखा ओए। कुत्ता दुम हिलाने लगा। हरनाम सिंह जरा खुल के हंसा, ये कोई निशानी नहीं, दुम तो सारे कुत्ते हिलाते हैं। बंता सिंह ने कुत्ते की लर्जा दुम पकड़ ली। शरणार्थी है बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बिस्कुट फेंका। कुत्ते ने फौरन दबोच लिया। एक जवान ने अपने बूट की एड़ी से जमीन खोदते हुए कहा, अब कुत्तों को भी या तो हिंदुस्तानी होना पड़ेगा या पाकिस्तानी। जमादार ने अपने थैले से एक बिस्कुट निकाला और फेंका। पाकिस्तानियों की तरह पाकिस्तानी कुत्ते भी गोली से उड़ा दिए जाएंगे। एक ने जोर से नारा बुलंद किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुत्ता जो बिस्कुट उठाने के लिए आगे बढ़ा था, डर के पीछे हट गया। उसकी दुम टांगों के अंदर घुस गई। जमादार हरनाम सिंह हंसा, अपने नारे से क्यों डरता है, चपड़ झंझन, खा ले, एक और ले। उसने थैले से एक और बिस्कुट निकालकर उसे दिया। बातों बातों में सुबह हो गई। सूरज अभी निकलने का इरादा ही कर रहा था कि 4 सू उजाला हो गया। जिस तरह बटन दबाने से एकदम बिजली की रोशनी होती है, इसी तरह सूरज की शुआएं देखते ही देखते उस पहाड़ी इलाके में फैल गईं, जिसका नाम टेटवाल था। इस इलाके में काफी देर से लड़ाई जारी थी। एक एक पहाड़ी के लिए दर्जनों जवानों की जान जाती थी, फिर भी कब्जा गैर यकीनी होता था। आज ये पहाड़ी उनके पास है, कल दुश्मन के पास, परसों फिर उनके कब्जे में।
इससे दूसरे रोज वो फिर दूसरों के पास चली जाती थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने दूरबीन लगाकर आसपास का जायजा लिया। सामने पहाड़ी से धुआं उठ रहा था। इसका यह मतलब था कि चाय वगैरह तैयार हो रही है। इधर भी नाश्ते की फिक्र हो रही थी। आग सुलगाई जा रही थी। उधर वालों को भी यकीनन उधर से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। नाश्ते पर सब जवानों ने थोड़ा थोड़ा कुत्ते को दिया, जो उसने खूब पेट भर के खाया। सब इससे दिलचस्पी ले रहे थे, जैसे वो उसका अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। उसके आने से काफ़ी चहल पहल हो गई थी। हर एक उसको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पुचकार कर चपड़ जनजन के नाम से पुकारता और उसे प्यार करता। शाम के करीब दूसरी तरफ पाकिस्तानी मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खान अपनी बड़ी बड़ी मूछों को, जिनसे बेशुमार कहानियां वाबस्ता थीं, मरोड़े देकर टेटवाल के नक्शे का बगौर मुतालिया कर रहा था। इसके साथ ही वायरलेस ऑपरेटर बैठा था और सूबेदार हिम्मत खान के लिए प्लाटून कमांडर से हदायत वसूल कर रहा था। कुछ दूर एक पत्थर से टेक लगाए और अपनी बंदूक लिए बशीर हौले हौले गुनगुना रहा था, चन कित्थे गवाई है रात ले, चन कित्थे गवाई है। बशीर ने मज़े में आकर आवाज़ ज़रा ऊंची की तो सूबेदार हिम्मत खान की कड़क बुलंद हुई, ओए कहाँ रहा है तू रात भर। बशीर ने सवालिया नज़रों से हिम्मत खान को देखना शुरू किया, जो बशीर के बजाय किसी और से मुखातब था। बता ओए। बशीर ने देखा कुछ फासले पर वो आवारा कुत्ता बैठा था, जो कुछ दिन हुए उनके मोर्चे में बिन बुलाए मेहमान की तरह आया था और वहीं टिक गया था। बशीर मुस्कुराया और कुत्ते से मुखातब होकर बोला, चन्ने कित्थे गवाई आई रात वे, चन्ने कित्थे गवाई आई। कुत्ते ने जोर से दुम हिलाना शुरू की, जिससे पथरीली जमीन पर झाड़ू सी फिरने लगी। सूबेदार हिम्मत खान ने एक कंकर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। साले को दुम हिलाने के सिवा और कुछ नहीं आता। बशीर ने एकदम कुत्ते की तरफ गौर से देखा। इसकी गर्दन में क्या है? यह कहकर वो उठा, मगर इससे पहले एक और जवान ने कुत्ते को पकड़कर इसकी गर्दन में बंधी हुई रस्सी उतारी। इसमें गत्ते का एक टुकड़ा पुरोया हुआ था, जिस पर कुछ लिखा था। सूबेदार हिम्मत खान ने वो टुकड़ा लिया और अपने जवानों से पूछा, लंडे हैं, जानता है तुम में से कोई पढ़ना? बशीर ने आगे बढ़कर गत्ते का टुकड़ा लिया। हाँ, कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ। और उसने बड़ी मुश्किल से हर्फ जोड़ जोड़ कर ये पढ़ा, चप चपड़ झन झन, चपड़ जन जन। क्या हुआ? सूबेदार हिम्मत खान ने अपनी बड़ी बड़ी तारीखी मूछों को जबरदस्त मरोड़ा दिया। कोड वर्ड होगा कोई। फिर उसने बशीर से पूछा, कुछ और लिखा है बशीरे? बशीरे ने, जो हरूफ शनासी में मशगूल था, जवाब दिया, जी हाँ, ये हिंद हिंद हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खान ने सोचना शुरू किया, मतलब क्या हुआ इसका? क्या पढ़ा था तुमने? चपड़। बशीर ने जवाब दिया, चपड़ जनजन। एक जवान ने बड़े आकलाना अंदाज में कहा, जो बात है इसी में है। सूबेदार हिम्मत खान को यह बात माकूल मालूम हुई। हाँ, कुछ ऐसा लगता है। बशीर ने गत्ते पर लिखी हुई पूरी इबारत पढ़ी, चपड़ जनजन, ये हिंदुस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खान ने वायरलेस सेट लिया और कानों पर हेडफोन जमा कर प्लाटून कमांडर से खुद उस कुत्ते के बारे में बातचीत की। वो कैसे आता था, किस तरह उनके पास कई दिन पड़ा रहा, फिर एकाएक ही गायब हो गया और रात भर गायब रहा। अब आया है तो उसके गले में रस्सी नजर आई, जिसमें गत्ते का एक टुकड़ा था। इस पर जो इबारत लिखी थी वो उसने 3-4 मरतबा दोहरा कर प्लाटून कमांडर को सुनाई, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बशीर अलग कुत्ते के पास बैठकर उसे कभी पुचकार कर, कभी डरा धमका कर पूछता रहा कि वो रात कहाँ गायब रहा था और उसके गले में वो रस्सी और गत्ते का टुकड़ा किसने बांधा था, मगर कोई खातिर ख्वाह जवाब न मिला। वो जो सवाल करता, उसके जवाब में कुत्ता अपनी दुम हिला देता। आखिर गुस्से में आकर बशीर ने उसे पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। कुत्ता तकलीफ के बायस चाऊ चाऊ करने लगा। वायरलेस से फारिग होकर सूबेदार हिम्मत खान ने कुछ देर नक्शे का बगौर मुतालिया किया, फिर फैसला कुन अंदाज में उठा और सिगरेट की डबिया का ढकना खोलकर बशीर को दिया। बशीरे, लिख इस पर गुरमुखी में, इन कीड़े मकोड़ों में। बशीर ने सिगरेट की डबिया का गत्ता लिया और पूछा, क्या लिखूं सूबेदार साहब? सूबेदार हिम्मत खान ने मूछों को मरोड़े देकर सोचना शुरू किया। लिख दे, बस लिख दे।
यह कहकर उसने जेब से पेंसिल निकालकर बशीर को दी। क्या लिखना चाहिए? बशीर पेंसिल के मुंह को लब लगाकर सोचने लगा, फिर एकदम सवालिया अंदाज में बोला, सपड़ सनसन। लेकिन फौरन ही मुतमिन होकर उसने फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, चपड़ जनजन का जवाब सपड़ सनसन ही हो सकता है। क्या याद रखेंगे अपनी मां के जकड़े। बशीर ने पेंसिल सिगरेट की डबिया पर जमाई। सपड़ सनसन। 16 आने, लिख सपड़ सपड़ सन सन। ये कहकर सूबेदार हिम्मत खान ने जोर का कहकहा लगाया और आगे लिख, ये पाकिस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खान ने गत्ता बशीर के हाथ से लिया, पेंसिल से उसमें एक तरफ छेद किया और रस्सी में परो कर कुत्ते की तरफ बढ़ा, ले जा ये अपनी औलाद के पास। ये सुनकर सब जवान हंसने लगे। सूबेदार हिम्मत खान ने कुत्ते के गले में रस्सी बांधी। वो इस दौरान में अपनी दुम हिलाता रहा। उसके बाद सूबेदार ने इसे कुछ खाने को दिया और बड़े नासेहाना अंदाज में कहा, देखो दोस्त, गद्दारी मत करना, याद रखो गद्दारी की सजा मौत होती है। कुत्ता दुम हिलाता रहा। जब वो अच्छी तरह खा चुका तो सूबेदार हिम्मत खान ने रस्सी से पकड़कर उसका रुख पहाड़ी की अकलौती पगडंडी की तरफ फेरा और कहा, जाओ हमारा खत दुश्मनों तक पहुंचा दो, मगर देखो वापस आ जाना, ये तुम्हारे अफसर का हुक्म है, समझे। कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई और आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर जो बल खाती हुई नीचे पहाड़ी के दामन में जाती थी चलने लगा। सूबेदार हिम्मत खान ने अपनी बंदूक उठाई और हवा में एक फायर किया। फायर और उसकी बाज़गश्त दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों के मोर्चों में सुनी गई। इसका मतलब उनकी समझ में ना आया। जमादार हरनाम सिंह मालूम नहीं किस बात पर चिड़चिड़ा हो रहा था। यह आवाज़ सुनकर और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसने फायर का हुक्म दे दिया। आधे घंटे तक चुनाचे दोनों मोर्चों से गोलियों की बेकार बारिश होती रही। जब इस शगल से उकता गया तो जमादार हरनाम सिंह ने फायर बंद करा दिया और दाढ़ी में कंघा करना शुरू कर दिया। इससे फारिग होकर उसने जाली के अंदर सारे बाल बड़े सलीके से जमाए और बंता सिंह से पूछा, ओए बंता सिंह, चपड़ जनजन कहाँ गया? बंता सिंह ने चीड़ की खुश्क लकड़ी से बरोजा अपने नाखूनों से जुदा करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम। कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ, हरनाम सिंह ने कहा। बंता सिंह इस मुहावरे का मतलब न समझा। हमने तो उसे घी की कोई चीज़ नहीं खिलाई थी। ये सुनकर जमादार हरनाम सिंह बड़े जोर से हंसा, ओए अनपढ़, तेरे साथ तो बात करना 95 का घाटा है। इतने में वो सिपाही जो पहरे पर था और दूरबीन लगाए इधर उधर देख रहा था, एकदम चिल्लाया, वो आ रहा है। सब चौंक पड़े। जमादार हरनाम सिंह ने पूछा, कौन? पहरे के सिपाही ने कहा, क्या नाम था उसका? चपड़ जनजन। चपड़ जनजन? ये कहकर जमादार हरनाम सिंह उठा। क्या कर रहा है? पहरे के सिपाही ने जवाब दिया, आ रहा है। जमादार हरनाम सिंह ने दूरबीन उसके हाथ से ली और देखना शुरू किया। इधर ही आ रहा है, रस्सी बंधी हुई है गले में, लेकिन ये तो उधर से आ रहा है, दुश्मन के मोर्चे से। यह कहकर उसने कुत्ते की मां को बहुत बड़ी गाली दी। उसके बाद उसने बंदूक उठाई और शिस्त बांध कर फायर किया। निशाना चूक गया। गोली कुत्ते से कुछ फासले पर पत्थरों की किरचें उड़ाती जमीन में दफन हो गई। वो सहम कर रुक गया। दूसरे मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खान ने दूरबीन में से देखा कि कुत्ता पगडंडी पर खड़ा है। एक और फायर हुआ तो वो दुम दबाकर उल्टी तरफ भागा, सूबेदार हिम्मत खान के मोर्चे की तरफ। वो जोर से पुकारा, बहादुर डरा नहीं करते, चल वापस। और उसने डराने के लिए एक फायर किया। कुत्ता रुक गया। उधर से जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक चलाई। गोली कुत्ते के कान से सनसनाती हुई गुजर गई। उसने उछलकर जोर से दोनों कान फड़फड़ाने शुरू कर किए। उधर से सूबेदार हिम्मत खान ने दूसरा फायर किया, जो इसके अगले पंजों के पास पत्थरों में पेवस्त हो गया। बौखलाकर कभी वो इधर दौड़ा, कभी उधर। उसकी इस बौखलाहट से हिम्मत खान और हरनाम दोनों बहुत मसरूर हुए और खूब कहे लगाते रहे। कुत्ते ने जमादार हरनाम सिंह के मोर्चे की तरफ भागना शुरू किया। उसने ये देखा तो बड़े ताव में आकर मोटी सी गाली दी और अच्छी तरह सुस्त बांध कर फायर किया। गोली कुत्ते की टांग में लगी। एक फलक शगाफ चीख बुलंद हुई। उसने अपना रुख बदला। लंगड़ा लंगड़ा कर सूबेदार हिम्मत खान ने मोर्चे की तरफ दौड़ने लगा तो उधर से भी फायर हुआ, मगर वो सिर्फ डराने के लिए किया गया था। बहादुर पर वार नहीं किया करते। खेल जाओ अपनी जान पर।
जाओ जाओ। कुत्ता फायर से घबरा कर मुड़ा। एक टांग उसकी बिल्कुल बेकार हो गई थी। बाकी 3 टांगों की मदद से उसने खुद को चंद कदम दूसरी जानब घसीटा कि जमादार हरनाम सिंह ने निशाना ताक कर गोली चलाई, जिसने उसे वहीं ढेर कर दिया। सूबेदार हिम्मत खान ने अफसोस के साथ कहा, शहीद हो गया है बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक की गरम गरम नाल अपने हाथ में ली और कहा, वही मौत मरा जो कुत्ते की होती है। दोस्तों, ये था सादत हसन मंटो का अफसाना टेटवाल का कुत्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और भी ऑडियो बुक्स और ऑडियो पॉडकास्ट आपको मिलते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और अदब वाले के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।